ये गैस पार्टिकल या मॉलिक्यूल, हाँ जी, एक बर्तन है जिसको वेसल कहते हैं, इसमें गैस पार्टिकल है, इसमें जो नंबर पार्टिकल्स हैं आपके पास वो एन है, स्मॉल एन। अब इसमें से हम कोई एक पार्टिकल लेते हैं, जैसे ये ले लिया आपने एक सिंगल पार्टिकल, आपके पास इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, या किसी एंगल पे ये भी हो सकती है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपके पास जाएगा या आपके पास वाई में जाएगा। तो उस केस में जब आपके पास यहाँ से इसकी इनिशियल पॉइंट ओ से एक्स पे किसी पॉइंट तक जाता है, हाँ जी, इनिशियल पॉइंट ओ से एक्स पॉइंट तक, एक्स एक्स पे किसी पॉइंट तक जाता है, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करता है। जब डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी आता है। और जैसे आपके पास स्पीड या वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हो तो एक्सीलरेशन आता है। सर जी। जब हम लोग उसका मास कंसीडर करते हैं तो आपके पास एम ए फोर्स आ जाएगा, और फोर्स आते ही आपके पास मोमेंटम, और मोमेंटम आने के बाद में जैसे वेलोसिटी आएगी तो ये एक एनर्जी गेन कर लेता है। वो एनर्जी जो है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसलेशन कह रहा है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज होना, तो इसलिए इसका नाम हो गया आपके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग जो है नॉर्मली ई से डिफाइन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये है आपके पास ये वाला। अब ये गैस पार्टिकल या गैस मॉलिक्यूल, इनमें से हमारे पास जो भी आपके पास हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, इस बर्तन में जो रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास फोर्स भी लगेगा। अगर ये आपके पास पार्टिकल इस पे वेसल की दीवार पे जाके टकराएगा, कोलिजन करेगा, तो इसका जो आपके पास फोर्स है, अब यस फोर्स पर यूनिट एरिया जो इसका बनेगा वो आपके पास प्रेशर बनता है। तो प्रेशर से हम लोग इसकी एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। समझ आ गई बात। तो ये आपके पास जो पार्टिकल है ओ टू आपके पास ओ टू एक्स तक जाता है किसी पॉइंट तक। तो जब आपके पास वेसल पे टकराएगा, वेसल पे अपने कोलाइड करेगा, तो इसका प्रेशर जो निकल के आएगा वो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे होता है। तो प्रेशर एक्चुअल में है कितना, उसकी हमने कंडीशन कल निकाली थी। देखो जी, तो कंसेप्ट इसका ये है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ये भाई मिनिमम प्रेशर आपका इतना होता है 1/3 mn अपॉन वी ई, हाँ, ई एवरेज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ये वाला सिंपल इसका मेथड। आपको सब बताया गया कि आपके पास ये मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है, उन सब की टोटल मास जो आपके पास उसका एम एन हो जाएगा, और जितना इसका एरिया, जितना इसका वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम से हम लोग उसे डिफाइन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और आपके पास ये उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर हुई बात। देखिए क्या होता है कि जब कंसेप्ट हम लोग लेते हैं कोई भी, तो उस कंसेप्ट की खास बात यह है कि जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे हमें एक बात समझ में आ जाती है कि हमें जाना किस तरफ है। और हमें अगर ये पता हो कि हमें क्या चाहिए, जैसे हमें ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ए के फॉर्म में हमें रिजल्ट चाहिए, लेकिन ए के फॉर्म में जो रिजल्ट है हमें मिलेगा प्रेशर से। तो प्रेशर की हमने डेफिनेशन लिख ली, किसके सिद्धांत से, किसकी थ्योरी से, काइनेटिक थ्योरी के सिद्धांत से। हमने इसकी आपके पास ये डेफिनेशन लिखा, पी इक्वल टू 1/3 mn अपॉन वी, वी स्क्वायर एवरेज। क्लियर बात। अब यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो केस है, ये वाला mn/3, ये mn/v जो है, ये एक्चुअल में क्या है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यस सर जी। तो सिंपल भाई ये मास अपॉन वॉल्यूम, और हमारे पास नंबर पार्टिकल्स n है, तो ये टोटल आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स का मास आ गया, और ये होता है रो डेंसिटी, तो भाई डेंसिटी कहते हैं। सर जी वो तो
खाली मास अपॉन वॉल्यूम नहीं लिख सकते? वो सर, लिख सकते हैं। तो सर जी एक एन, यहाँ पे एन पार्टिकल है इसके अंदर, तो इस वो भी इसमें बर्तन के अंदर या इस इसके वेसल के अंदर जो है एन पार्टिकल है। उन एन पार्टिकल के सभी पार्टिकल्स का मास चाहिए। सभी का। तो हम सभी का चाहिए, तो जब सभी का चाहिए होगा तो एक का लिख करके एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लिया आप समझिए कि जैसे किसी का वेट है, या कोई किसी ऑक्सीजन बोरे लाइक, में कोई वजन है उसका, भाई एक गेहूं के दाने का कितना वजन हो गया, मान लिया 10 ग्राम। 10 तो बहुत ज्यादा हो गया, आप वो 1 ग्राम समझ लीजिए। और उसमें उसमें है आपके पास 1 लाख, तो 1 लाख से गुना करना पड़ेगा तो टोटल उसका मास आ जाएगा। समझ आ रही यस सबको? सर जी। अब एम एन अपॉन वी, ये है आपके पास रो। अब इसको ये है 1/3 हो गया जी, यहाँ पे इसकी जगह हमने पे रख दिया रो, ये वी स्क्वायर। भाई डी से भी लिखते हैं डेंसिटी को, जी सर जी। और रो से भी लिखते हैं। डी से असल में इसलिए नहीं लिखते, उसके पीछे एक कंसेप्ट ये है कि कई बार डी को हम लोग डायमीटर लेते हैं, तो ये कई बार क्या होता है कोइंसाइड कर जाता है, उससे कंफ्यूजन होता है, इस वजह से ये टर्म आई। अब हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं भाई, थोड़ा चेंज करते हैं। भाई हमने 2 से गुणा कर दी और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। क्यों सर जी? करते हैं। जैसे खाने सर में हम जी, लोग, खाने में हम लोग उसका स्वादिष्ट बनाने के लिए तो अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट डालते हैं, जैसे काजू डाल दिया। सर जी नहीं, ये तो सर जी वाली बात है, 2 गिलास पानी डाल दिया तो ही निकाल लिया। अभी निकला कहाँ? सर जी लगा के और भाग भी करती सर जी गुणा करके। ऐसा इसलिए करते हैं, जब भी किसी की वैल्यू में जितना ऐड करते हैं उतना सबट्रैक्ट करते हैं, जिससे उसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज ना हो। हाँ सर जी। हमें कोई राइट थोड़ा ही है। देखो, एक एक टीचर के नाते मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, जी सर जी। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं यहाँ से अगर आप कुछ गड़बड़ी करोगे क्लास से बाहर कर दूं। वो ठीक है, वो उतना चल जाता है डांटने के बाद में, लेकिन राइट नहीं है। तो हमने जितना अब अगर आप लोग सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे या केवल डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू चेंज करना या उसकी उसको चेंज करना ये आपकी बस की बात है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वैल्यू भी चेंज ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो भाई 2 हो गया। अब इसमें इसको आगे E इक्वल टू, भाई ये आपके पास आ गया 2/3 इधर, और ये 1/2 रो वी स्क्वायर एवरेज, ये वाली टर्म आ गई, और इसको भाई हमने एक लिख दिया ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या होता है, P इक्वल टू 2/3 1/2, और ये क्या है, ये वैल्यू है एक्चुअल में, ये वैल्यू है आपके पास काइनेटिक एनर्जी की। कैसे पता चला? अगर हम रो की वैल्यू को, भाई एम अपॉन वी है हमारे पास, वी अगर हमारे पास 1, किसी का जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, 1 मीटर क्यूब है, उसमें हम रख दें तो ये रो की जगह हमारे, तो 1/2 mv स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो यहाँ पे जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है ये है, सर जी ऊपर वाली लाइन क्या था? ये यहाँ से देखो, ये 2 3 x r लिख दिया, जी सर जी। और 1/2 रो वी स्क्वायर एवरेज, ये 2 को यहाँ लिया है, जी सर और जी वन बाई टू को कैसे? कैसे, क्या इसको मल्टीप्लाई में 2/2 आ गया 2, और 3 को बाहर लिख लिया, 1/2 छोड़ दिया यहाँ पे, अच्छा सर। 1/2 छोड़ के उसको अलग लिख दिया ब्रैकेट में। ये जो आपके पास चार रहे हो हाफ है, हाफ रो वी स्क्वायर एवरेज, इसी को हम लोग कहते हैं ई। ये ट्रांसलेशन आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये वाला, ये रिलेशन है। तो आप देखो जी, अब हम चाहते हैं कि हमें जो है ई चाहिए, और ई को लेने के लिए हमारे पास पी, ये वाली टर्म हो जाएगी, इसको हमने क्रॉस, इसको इधर भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 नीचे आ गया। तो यहाँ दोनों की दोनों आपके पास कंडीशन बनती है, इक्वेशन 2, ये आपके पास 3, और ये है आपके पास 1। तो देखो, हमने प्रेशर से ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वो हमें मिली। ट्रांसलेशन का मतलब होता है किसी वन पॉइंट से किसी भी अनदर पॉइंट तक जब कोई पार्टिकल जाएगा, ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल एक्चुअली अपने आप तो कर नहीं रहा, वो ट्रेवल कर रहा है प्रेशर से, और प्रेशर उसको कहीं से बाहर से भी नहीं मिल रहा है, वो प्रेशर उसको मिल रहा है केवल अंदर से। इंटरनल। वो अंदर से भी कहाँ से मिल रहा है कि ये गैस, गैस पार्टिकल की एक अपना नेचर होता है कि वो जो है अब वो उसमें अट्रैक्शन फोर्स तो होता ही नहीं, साथ साथ रिपल्सन फोर्स होता है, और वो अपने आप ही जाता है, इनफाइनाइट उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। आपके पास सीधा सीधा चला गया यहाँ पे, तो ये पार्टिकल यहाँ से लेकर के ओ से लेकर के एक्स तक कहीं भी जाएगा, तो यहाँ से उस पे इसकी वेसल की दीवार पे इस पे टकराएगा, तो टकराने के बाद में उसका फोर्स लगेगा, फोर्स पर जिसको फोर्स पर एरिया कहते हैं, तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी।
और कहने की फर्स्ट फॉर्म प्रेशर इक्वल टू 2/3 और जैसे हम लोग यहाँ पी की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 ये आता है। अब एग्जाम में इन दोनों के दोनों फॉर्मूले में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, अब आपके दिमाग में क्योंकि बढ़िया तो रटा रहता नहीं, कई बार होता है कि एक दो दिमाग में फिट रहे, तो होता क्या है कि हम लोग इसकी बजाय ये लिख देते हैं, तो वही कंफ्यूजन होता है कि भाई 2/3 है या फिर 3/2 है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमें याद रहता है 3/2, ये वाला, ये मतलब मैंने देखा हुआ है, तो ये अक्सर कई बार मैं भी ऐसे लिखता हूँ, गलत गलत हो जाता है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि 2/3 है, वो इनको याद करने का मेहनत। तो जब चीजें कंफ्यूजन में आ जाए तो फिर उसको ड्राइव करके देखो आप। तो जैसे बहुत ज्यादा इसका कंसेप्ट हैवी है नहीं, तो आप इसमें आप लिख सकते हैं। सर जी तो हम ये याद कर ले सर जी खाली। भाई पूरा पूरा आपको ड्राइव करना हाँ, याद करना पड़ेगा पड़ेगा, सर। पूरा याद करना पड़ेगा। ये वो सर जी बस 1 मिनट देख रहा हूँ सर जी। इसको नोट कर लीजिए। सर जी 1 मिनट। हम्म समझ आया इसका, समझ आया है, ठीक। वही बता दो। जो नए बालक हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। सर आज जी आप कम हंस रहे हैं, बाली कहाँ दिए हैं? कल ज्यादा हंस रहे थे हैं? सर जी हाँ जी। हमारा ये अब गैस मॉलिक्यूल ने उसमें सर जी प्रेशर लगाया। हाँ सर जी हमारा पहले डिस्टेंस के साथ वो करा टाइम तो स्पीड आ गई। हाँ स्पीड के साथ टाइम करा तो वेलोसिटी आ गई। हाँ अगर सर जी हम वेलोसिटी के साथ ही मास कंसीडर कर लें तो सर जी एम भी तो वहीं आ जाएगा। हाँ, देखिए वेलोसिटी के साथ में मास कंसीडर करके मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आ गया। मोमेंटम से एनर्जी आ ही जी जाएगी, सर जी। ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक सिस्टम होता है, अच्छा समझने का सिस्टम है कि भाई हमें इसके बाद ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए। तो पहले फोर्स चाहिए फिर बाद में मोमेंटम हाँ, चाहिए। मोमेंटम फोर्स, मोमेंटम से पहले फोर्स आएगा ही आएगा। Is बराबर अभी नहीं हुआ था ना। जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी बस 2 मिनट। अच्छा मैम। ड्रॉप कर दे। जी सर जी। नेक्स्ट टर्म है जी, what mean स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं VRMS। ये अब देखो, देखिए ये हमारा फिर से वही कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये एक वेसल है और उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल आपका एक्स एक्सिस में ट्रेवल करता है, फिर उसके वाई में ट्रेवल करता है, ये इतना, और ये आपके पास इसका रिजल्टेंट है प्रोटेक्ट फॉर्म में, ये वाला। और ये जो इसकी वेलोसिटी है वो ये वाली फॉर्म भाई। हाँ जी। यस सर जी। तो अगर हम इसका एरिया देखें, इसका जो एरिया है वो आपके पास इस पार्टिकल का एरिया V² आएगा, ठीक है।
और यहाँ पे जो है ये सिर्फ एक पार्टिकल का है या एक मॉलिक्यूल का, तो उसमें उस मॉलिक्यूल में जैसे पहले का आपके पास 1 हो गया, दूसरे का 2, ऐसे आपके पास n वाले का कितना हो जाएगा, vn हो जाएगा। तो जब हम इनका औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर और आपके पास v3 स्क्वायर या लास्ट में प्लस करके vn स्क्वायर आएगा, और जितने नंबर होते हैं उतने से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा तो ये भाई इसका एवरेज आता है, तो ये एवरेज आ गया इसका, ये वाला। सर जी। अब देखे जो कल हम, एक मिनट, वो जो कल हम लोग वेलोसिटी स्क्वायर ले रहे थे और उसका एवरेज निकाला था, वो इस फॉर्मूले से निकल के आता है। कल वो मैं इसको बताना भूल गया कल। तो ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इतना है, तो एक पार्टिकल का है और इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स का एवरेज आ गया। क्लियर हुई बात? अब होता क्या है इसमें, एक इसका डेफिनेशन है कि किसी भी पार्टिकल या किसी मॉलिक्यूल का जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है आपके पास इतनी होती है, वी आर एम एस इक्वल टू वी स्क्वायर एवरेज होल अंडर रूट। तो इसको पढ़ते ऐसे हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड, कई बार ये स्पीड इसलिए कहते हैं कि वहां पे स्पीड में डायरेक्शन तो होती नहीं, और ये जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये सब के सब किसी भी कर्व पर टर्न कर जाते हैं। हाँ, अभी बताता हूँ। तो जैसे ये आपके पास टर्न करेंगे, आपने देखा होगा जैसे ग्रेविटी तो काम करती है, तो यहाँ पे जैसे पार्टिकल ये आपस में टकराए, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल हैं ही, तो उससे क्या है, जैसे ये वाला पार्टिकल यहाँ पे टच करेगा तो ऐसे टर्न करेगा। तो जैसी टर्निंग हुई, डायरेक्शन तो लेफ्ट कर गई, जैसी टर्निंग पार्टिकल की होती है उसकी डायरेक्शन आपके पास लेफ्ट कर जाती है, और लेफ्ट करते ही वेलोसिटी की वजह कन्वर्ट हो गया आपके पास स्पीड में। तो ये जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वेसल के अंदर हम लोग वेलोसिटी तो कहते ही हैं, लेकिन ये स्पीड की फॉर्म में भी काम करता है। तो इसकी रूट मीन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज नोन एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ द mean value of the square of the gas molecules of the particles या of the molecules is known as root mean square speed और velocity। समझ आया? इसकी डेफिनेशन है, देखो ऐसा सर जी घूम गया। देखो ऐसा, एक बर्तन है, उसमें बहुत सारे गैस के कण हैं, इनको हम लोग अणु की फॉर्म में कहते हैं। तो उन अणुओं में आपस में टक्कर होती रहती है, ठीक है, क्योंकि गैस के बीच में आकर्षण बल तो होता ही नहीं, वो जब आकर्षण बल नहीं होता तो आपस में एक दूसरे से वो टकराते रहते हैं, और टकराने की कई बार चीजें क्या सीधी चली जाती है, कई बार चीजें टर्न में कर जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा सड़क पे जैसे एक्सीडेंट हुआ, तो गाड़ी सीधी जा रही थी कार, और ट्रक ने टक्कर मारी, वो टर्न कर गई, घूम जाती ना। अब जैसे ही टर्न किया तो उसकी डायरेक्शन बदल गई, और डायरेक्शन बदलते ही आपके पास उसकी वेलोसिटी तो खत्म, स्पीड रहेगी। तो यहाँ पे क्या कहता है वो, कि उस पार्ट वेसल के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, उन सभी के से पार्टिकल्स का आप सबकी तो हम लोग निकालेंगे ना अलग अलग, सबकी अगर हम लोग अलग अलग निकालें तो उतना ज्यादा आपका वर्क भी हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको। तो बेहतर क्या करते हैं कि हम सबका इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सारे एक साथ निकल जाएगा। तो उनका एवरेज ले लिया हमने यहाँ पे। तो ये जो है इन सबकी अलग अलग पार्टिकल की हम बात ना करके, हम लोग जो है उनसे पार्टिकल का एवरेज फाइंड आउट करने के बाद में हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब जैसे हमें देहरादून जाना है, और देहरादून जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, नहीं भाई दो दो भाई बहन या परिवार की सारे परिवार वाले अलग अलग गाड़ी से जाएंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। एक आदमी गया, उसको छोड़ के आया, फिर से आया, फिर से गया, फिर से गया, फिर से। तो फिर क्या बेस्ट तरीका क्या है कि भाई एक बस कर लीजिए आप, भाई सब चलो, तो आपका टाइम भी बचा और पैसे भी बचेगा ही। नहीं तो बार बार तो क्या होता है कि सबको फिर एक साथ लेने के लिए हम लोग उसका सबका एवरेज ले लेते हैं, औसत मान ले लिया। औसत मान लेने के बाद में जब ये आपके पास इससे मॉलिक्यूल टकराएगा, टकराए समय कर्व करेगा, डायरेक्शन बदल गई उसकी। डायरेक्शन बदलने के बाद में जब उसके हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर यानी कि वर्ग माध्यमूल जब वेग निकालेंगे उस कण का वर्ग माध्यमूल वेग में, उस
कण के वर्ग के माध्य का वर्गमूल लेने पर, कण के वर्ग के माध्य का वर्गमूल लेने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम लोग VRM। सर जी हाँ, ये तो तब लेते हैं ना जब चर राशि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान ग्रहण करते वो अलग है। स्क्वायर है तो वहां अंडर रूट है तो दोनों मान तो आएंगे ही। भाई ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई टर्म है स्क्वायर वाली, अंडर रूट में कोई टर्म है, जैसे आप 4 है, 4 का अंडर रूट आपको लेना है तो प्लस माइनस 2 आता है, 2 नहीं आता, प्लस माइनस 2 आता है। हैं। तो इसमें एक रियल वैल्यू होती है, एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। वो तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, माइनस को प्लस की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, प्लस माइनस दोनों होता हाँ, तो फिर है। दोनों। मुझे बताओ, मान लिया तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, या मैं कितने भी अच्छा क्यों ना हूं, मेरे अंदर अभी अवगुण होंगे ही, नहीं होंगे क्या? सर जी मेरे अंदर आप तो सर जी नहीं है, तुम्हें नहीं पता। वो तो मैं अपने आप को आपके सामने बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास करता हूँ, जबकि सच्चाई ये नहीं। सच्चाई तो जब मान लिया अगर मेरा कहीं किसी से विवाद हो जाएगा तो सब तो वही आएंगे निकल के, खराब वाले। अगर आपने कभी वो सुन लिया तो बोले यार ये आदमी देखो ऐसे इतना बढ़िया बात करता था, ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चीजें जो हैं प्लस माइनस दोनों होती हैं, बस फर्क ये है कि परसेंटेज देखते हैं कि परसेंटेज प्लस की ज्यादा है या माइनस की ज्यादा है। तो आप लोग ये बात रखिए ध्यान में कि जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो उससे जो वर्ड आपके पास जो टर्म बाहर निकल के आती है हमेशा प्लस माइनस में आएगी। प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक उसमें वैल्यू आपके पास रियल होती है, एक वास्तविक, इमेजिनरी एक इमेजिनरी या काल्पनिक होती है। अब यहाँ इमेजिनरी काल्पनिक में भी यहाँ पे एक और चक्कर आता है। जैसे कोई टर्म है और यहाँ पे जो आपके पास एक आई वी ए वाली वैल्यू निकल के आती है, ये जो टर्म है एक्स प्लस आई वाई, ये मैथमेटिक्स में इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या है। आपने शायद हाई स्कूल में इंटर में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे जो है ये एक्स की जितने टर्म आती है सब की सब रियल होती हैं, और वाई की जो टर्म है यानी कि आई के साथ जितने टर्म आएंगे आई वाले, ये सब के सब इमेजिनरी होते हैं, और ये बड़े खतरनाक होते हैं। है। हाँ, इसलिए इनसे बचना चाहिए। हमारे और में तो जहां आने भी के आई लिए वाला फंक्शन आ जाएगा, हमारे में तो आने के क्यों नहीं आ सकते? फिजिक्स में हाँ आते, फिजिक्स में आते। तो इसलिए ये जो है जब कभी आएगा तो आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, जब जिस दिन आएगा तो बता देंगे। तो ये वाला कंसेप्ट है। तो भाई आपके पास स्क्वायर रूट वैल्यू जो आपके पास इतने निकल के आई, अब देखो जी, अब ये वाली टर्म बनी इसमें, ये अभी हमने एक एक तो रूट ये बन गया जी आपका, ये। तो ऐसा करो इसकी आप एक वो डेफिनेशन लिख लो, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। देखो टेब, फिर उसके बाद इसको लिखना, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द रूट मीन स्क्वायर speed of the molecules is defined, speed of the molecules is defined as the square root of the mean, square root of the mean of the square, mean of the square of the speeds of the speed of all molecules। छूट गया तो मैं दोबारा बोल दूंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अभी ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ हाँ ऑफ द स्पीड ऑफ हाँ, ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट हाँ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई VRMS, इट इज डिनोटेड बाई VRMS। सर जी हाँ जी, सर जी ये तो स्पीड है मगर क्या? वेलोसिटी तो है मुझे तो भी सर जी भी आ रहा है मैं क्यों कह रहा है तो VRMS जो है ये असल में क्या है कि ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड, स्पीड है अच्छा स्पीड, ये वेलोसिटी भी होती है। अब आप ये बताइए, जब पार्टिकल वेसल में चलेगा, पहले हम लोग चलते हैं, जब तक कोई हमें छेड़ेगा नहीं हम सीधे ही चलेंगे। सीधे चल
तो वेलोसिटी हो गया। जी सर जी। लेकिन किसी छेड़ दिया, तो छेड़ती हम टर्न करेंगे, नहीं करेंगे क्या? हाँ सर जी। जैसे मान लिया मैं चला जा रहा हूँ और आपने अचानक से आके, और तो क्या छेड़ोगे, पैर तो छू ही सकते हो। हाँ सर जी। और जैसी वैसे ही अब मैं चला जा रहा हूँ, आपने पैर छुए, अब मैं सोचा देखा पता नहीं कौन है, हाँ। तो मैं ऐसे टर्न किया, तो टर्न करने के बाद स्पीड आ गई, यस। नहीं तो वेलोसिटी चली रही थी। वेलोसिटी। तो ये दोनों केस में, ये उसमें जो बात कर रहे थे स्पीड और वेलोसिटी दोनों केस में आता है। कंसेप्ट समझ में आ गई? यस सर जी। अब इससे आगे देखिए, ये फिगर बना लो, बना लिया? बनाओ, एक मिनट सर जी, सर जी एक मिनट। हाँ। अब इससे जो आपके पास जो लास्ट लेक्चर था, ये वाला अभी कल वाला। नहीं, अभी वाला जो किया, हाँ, तो एक हमने वैल्यू फाइंड की थी प्रेशर वाली, P इक्वल टू 1/2 रो V स्क्वायर एवरेज, अभी निकाला था ना, भाई 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ये वाली वैल्यू निकल गई। यहाँ पे आगे पास 2/3 था, मैं उसको लिख रहा हूँ ये वाली वैल्यू। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम लोग, यहाँ पे हमें चाहिए भाई ये वाली, टू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2P, और ये रो इधर आ जाएगा, ये हो गया V स्क्वायर एवरेज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ जी, पीछे बैठे बच्चे, समझ आ रहा है? टोपी, हाँ सर जी। 2P इसको उधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर साइकिल दिया, का 2P मुझे था। अपन रो। अब मैंने इसका क्या कहते हैं भाई, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। नीट में इस चैप्टर में से 100% आपको न्यूमेरिकल बनने वाला है, इसलिए आप बढ़िया से, और 4 नंबर फ्री गए हैं, एक बार बस ये रिलेशन आपको याद हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। फ्री के काम करेंगे। हाँ? फ्री क्या काम करती। फ्री के इसलिए होते हैं, पूरी मेहनत करने के बाद भी सवाल नहीं लगते, और मिल जाते हैं, तो एक सवाल ठीक होने पे ही कितनी खुशी होती है, बहुत ज्यादा। ये मेरे से बेहतर आप लोग नहीं समझ सकते हैं, मुझसे बेहतर आप लोग नहीं समझ कि एक क्वेश्चन के ठीक होते ही कितनी खुशी होती है, ये वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते, आप तो बच्चे हो मुझे मालूम है। तो भाई हमने स्क्वायर रूट कर लिया, इधर ले लिया, अपॉन रो V स्क्वायर। एक्चुअल में मैं इसको प्रूफ नहीं करना चाह रहा था, जब मैं इसको कल देखा बैठ के, मैंने कहा इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, तो मुझे लगा कि अगर डायरेक्ट बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ड्राइव कर देता हूँ। मैं पूछ रही तो भाई ये हो गया, उसके बाद में अब देखिए, यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, तो ये वाली इसको भाई इधर लिखता हूँ, V स्क्वायर एवरेज होल अंडर रूट 2P अपॉन रो, और ये है भाई VRMS इक्वल टू 2P अपॉन रो। तो देखिए प्रेशर और डेंसिटी की फॉर्म में आपके पास VRMS वैल्यू निकल के आई। जब हमारे पास ये स्क्वायर वेलोसिटी जो है ये वाली, इसमें यहाँ पे आप स्पीड भी लिख ले, तो VRMS अंडर 2P अपॉन रो, ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो जिन्हें नॉर्मली भूल जाते हैं, इसलिए आप उनको ठीक से याद कर लें। ये आप एक वर्ड इधर से उधर घुमाते हो सर जी, फॉर्मूला बन जाता है। अरे नहीं, वो सब प्रैक्टिस है, आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ज्यादा घुमा दोगे, हैं? सर जी कहाँ प्रैक्टिस ही करते सर जी। सर जी पता है क्या, 10वीं के बाद ना मैथ छूट गई थी सर। कोई बात नहीं, बायो वाले बच्चे बायो ले लेते हैं, फिजिक्स समझो फिर नहीं कमजोर नहीं होती असल में, बस असली बात तो यही, असली तो यही। बस पढ़ता नहीं थे। तो कौन सा बनना बनाओ। दैट्स माय। हाँ जी, रब कर दें। ये तो नहीं आइडिया। हाँ जी, एक छोटा सा एग्जांपल सुन लीजिए, रेस करते हैं आप लोग, हाँ सर जी दौड़ते हैं, हाँ सर जी। आप लोग दौड़ते हैं? अच्छा, जब रेस करते हैं तो पसीना आता है, हाँ सर जी आता है।
हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जी सर जी। टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ते ही पसीना आना शुरू। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। रेस करेंगे, बॉडी गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, पसीना आए। तो उस केस में जैसे हम लोग सिंगल जा रहे हैं, अगर मान लीजिए जब डबल जब जाते हैं, आपने देखा होगा जो ट्रक से ऐसे रोड पे ट्रक चलते हैं जी और उनके पीछे एक छोटी सी चेन लगी रहती है, संखल लगी रहती है और जी टूट सर। जाती है। वो सड़क पे आपके पास जब रगड़ते हुए जाती है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वहां पे चिंगारी उत्पन्न होती जी सर है, जी। स्पार्किंग होता है। तो स्पार्किंग एक्चुअल में क्या है, आपने देखा होगा हीट भी रहती है वहां पे और लाइट भी रहती है। चिंगारी में हीट भी होती है और लाइट भी होती है। तो जब जैसे हीट आएगी और लाइट आएगी तो दोनों दोनों केस में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी हम लोग जब थक जाते हैं, पसीना खूब आ जाता है, तो हमारी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। कई बार आपने देखा हो गाड़ी गर्म हो जाती है, गाड़ी को फिर रोकना पड़ता है, कहना है कि गाड़ी ने हीट ले लिया। ठीक है, अब जो नया जो हमारा टॉपिक है, जब इसमें पार्टिकल्स भाई एक दूसरे से ये टकराएंगे, ये जितने पार्टिकल्स हैं या जितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये सब के सब एक दूसरे से जब कोलिजन करेंगे तो इनमें स्पार्किंग होगा। जैसे हम लोग भीड़ में चलते हैं तो कंधे लग जाते हैं। दरअसल कंधे लगने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है और दो चार बार ऐसे लगता है और टेम्परेचर का तो पता चलता है, लेकिन कंधे में दर्द जरूर हो जाता है। मतलब कुछ बदतमीज होते हैं, हाँ सर जी। तो वो थोड़ा तेज मार दिया, जानबूझ के मार दिया। मुझे भी कहीं ने मारा, तो मुझे पता है। तो बच्चा को तो जैसे जान निकल रहे हैं, जैसे मान ले जल्दी से निकल रहे हैं, जैसे एक आध बार जैसे यहाँ से आते हैं कहीं, तो बाइक पे भी कई बार गड़बड़ करते हैं, जैसे निकल रहे हैं धीरे से तो करके चले जाते हैं। जी सर। तो क्या होता है कि पेन होता है, और पेन एक्चुअली पेन होने से जो हमारी मसल्स हैं उनमें टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। तो होता क्या है कि जितने भी आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं जो वेसल के अंदर हैं, ये सब के सब इनका अपना नेचर है। रिपल्सन फोर्स ही सारा, अट्रैक्शन तो है ही नहीं। अट्रैक्शन जीरो होता है, तो यहाँ से जितने भी आपके पास एक दूसरे से ये कोलिजन करते रहते हैं वेसल के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब कोलिजन करेंगे यानी टकराएंगे तो इस इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स निकलेगा। फ्रिक्शन फोर्स के निकलते ही इनका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ती है इसमें हीट आ जाएगी। हीट आने के बाद में उस पार्टिकल ने या मॉलिक्यूल ने जब हीट गेन कर लिया, तो उस समय उसका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन कितना है वो हमें चाहिए। यानी काइनेटिक का मतलब क्या है कि उसकी गतिज गतिज ऊर्जा जो है उसकी व्याख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो अगला टॉपिक है, तो टॉपिक लिखते हैं चला। तो सर जी इस वाले से नहीं पता चल लगा जब प्रेशर लगा है उसमें बॉल पे है तो प्रेशर। वहीं से ही स्टार्ट। तो देखिए क्या होता है कि हम सब जो है, हम सब जैसे समाज में आते हैं और समाज से चले जाते हैं, दुनिया में आते हैं, दुनिया चले जाते हैं। और सबसे बड़ा रोल किसका, धरती माँ का होता है। तो यहाँ सब कुछ यहीं पे उत्पन्न होता है, यहीं पे सब नष्ट हो जाता है। ऊर्जा इसको मानते नहीं। ऊर्जा का रोल क्या है कि हम लोग एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। वो केवल इसका फॉर्म है। अभी जैसे मान लिया मेरे पास एनर्जी, जी प्लीज, हाँ जी सुन लीजिए। तो जैसे मेरे पास अभी एनर्जी है, तो मैं उस एनर्जी को अपने कन्वर्ट कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ लेक्चर के फॉर्म में। लेकिन जब ये मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मेरी यही एनर्जी जो है मुझे यहाँ से अपने कॉलेज पहुंचाएगी। और एक दिन जो है ऊपर वाले का आदेश आ गया कि आप आ जाओ, काम खत्म हो गया आपका, तो हम चल देंगे। यही तो है। तो सब कुछ आपके पास साइकिल में चलता रहता है। तो एनर्जी जो है, इसको हम लोग जो है एक ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको जनरेट कर सकते हैं, केवल उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट का मतलब ये होता है हाँ सर। कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बदल देना। ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पे, यही आपके पास फिगर है, जब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आपके पास इससे एक दूसरे से ये कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन करने के बाद में उसकी एनर्जी आएगी, तो वो एनर्जी में डिफाइन करनी। और तुम्हारा सवाल ये था कि प्रेशर का क्या रोल है। दरअसल ये एनर्जी भी हमें प्रेशर से मिलने वाली, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ प्रेशर की वजह से है। और प्रेशर से आपके यहाँ जितने पार्टिकल सब के सब ये इससे वेसल्स की दीवारों से टकराएंगे, और टकराने के बाद में मोमेंटम आएगा, तो टकराने के बाद में कुछ ये टक्कर वापस भी आएंगे, और कुछ फिर ये कुछ मोमेंटम खुद ही गेन कर लेते हैं, कुछ ये मोमेंटम दीवार को देते हैं। ये वाला उसी से हमेशा आगे बढ़, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे उसी से ही, प्रेशर से। संघट या टकराना,
सर जी, हाँ जी, मैं ज्यादा सवाल तो नहीं पूछता। नहीं, कम पूछना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, सर बहुत ज्यादा काइनेटिक हाँ जी, नेक्स्ट आर्टिकल लिखें। यस सर जी। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। बंटू भाई क्लास में रखे गए कुछ हाँ बारहवीं क्लास को पता आगे बाद नीचे है वो बंद हाँ जी, सर जी इस बार एन बड़ा क्यों लिखा? आगे बताएं। पूछने मिल जाते देखिए, एक होता है सर जी जैन दा के बाद क्या है? डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, देन द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जो अभी लिखा था। इसमें डिफरेंस हमने किया है कि यहाँ पे कैपिटल एन लिखा। देखिए, एक होता है वन मोल और एक होता है जी वन मॉलिक्यूल। ये वाला वन मॉलिक्यूल। तो जब हम लोग जो है एक मोल में नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स लेते हैं, सुन लीजिए जरा बात। यस सर जी। एक मोल, जैसे हम किचन में गए, हमने एक मुट्ठी चीनी उठाई, ये एक मोल है, ठीक है। और उस एक मुट्ठी के अंदर, ये तो हो गया एक मोल, उसके अंदर जो है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल चीनी कितने हो गए? बहुत सारे हो गए। वो है आपके पास मॉलिक्यूल। डिफरेंस में आ गया। तो जब हम लोग एक चम्मच की या एक स्पून की बात करते हैं, तो उस केस में हम लोग एक मोल लेते हैं। और जब हम लोग उस मोल के अंदर मॉलिक्यूल भी लेते हैं, तब आपके पास एक यहाँ कैपिटल एन का यूज किया जाता है। समझ गए बात? तो एन जो है, ये उस केस में लेते हैं कि एक मोल के अंदर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको। जी सर जी। कैपिटल एन जो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, ये आपके पास कैपिटल एन है दोनों के दोनों केस में। हाँ जी, अब ये आपके पास एन हो गया, एम एन वी स्क्वायर। अब इसको इसको चेंज करते हैं जी। इसको इक्वेशन फर्स्ट क्या लीजिए भाई, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो पीवी इक्वल टू वन थर्ड
आपके पास एम एन और वी स्क्वायर एवरेज। मुझे बताओ, नंबर ऑफ नंबर है, वन मोलिक्यूल। हमारे घरों में यस सर जी। एक अनाज रखने का एक वो होता है, टंकी टंकी कहते हैं ना। हाँ सर जी। हाँ, ड्रम। कंटेनर होता है काफी बड़ा गोल सा। हाँ वही। तो दरअसल वो जो कंटेनर है ना, वो मोल है, और उसके अंदर जो अनाज रखा हुआ है वो मॉलिक्यूल्स है। जी। समझ आई बात? यस सर जी। और उन सबको मिला करके एक एक उसका एक सिंबल उसको देते हैं हम लोग। वो सिंबल है भाई कैपिटल एम, जिसे कहते हैं मोलिकुलर वेट। तो यहाँ जो एम आपके पास इधर मल्टीप्लाई करती है, यहाँ पे जो आपके पास एम एन है, इधर लिख लेता हूँ, एम एन, ये है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एम से, और ये है भाई मोलिकुलर वेट। कल तो ज्यादा थ्योरी थी, इसलिए कुछ लगा हुआ क्या हुआ ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन आप लोग आज मेरे ख्याल से इसको ठीक से आप समझे। तो देखिए, जब हम लोग स्मॉल एल लेते हैं तो वहां केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सुन लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन जब हम लोग कैपिटल एल लेते हैं तो वहां पे एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और जब एम एन को एक साथ लेते हैं, तो ये एम एन को एक साथ जब लेते हैं तो ये मोलिकुलर वेट होता है, जिसको हम लोग इसको कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं। तो सर जी अब हम एम एन की जगह कैपिटल एम लिख देंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, वो तो है। ये ह्यूमन एरर है, वो छूट जाती है। तो पी इक्वल टू वन थर्ड एम एन, इतना आ गया। अब इससे आगे देखेंगे, पी वी इक्वल टू वन थर्ड एम एन एन वी स्क्वायर, एम। केवल कैपिटल एम आएगा। तो सर जी तो देखो, कैपिटल एम तो उस टंकी का पूरा पूरा मास है। स्मॉल एम प्रत्येक पार्टिकल का मास, जिसको हम लोग यहाँ मॉलिक्यूल कह रहे हैं। समझ गए बात? यस सर। और एन जो है, स्मॉल एन तब लेते हैं जो हम सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। कैपिटल एन तब लेते हैं जब उस एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ आ गया? यस सर। अरे ऐसा जैसे हमारे पर्स, जेब में पर्स होता है, जी। तो पर्स हो गया एक मोल, यानी कैपिटल पैसे एम। हो गए। पैसे हो गए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ठीक है, तो भाई इसको आगे एक चीज करते हैं। अब देख, चिल्लर वो भी उसमें ही आता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, बाय यूनिवर्सल गैस इक्वेशन पी इक्वल टू, हाँ, आर टी होता है। तो यहाँ पे भाई पीवी की जगह हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं, रख देते हैं। तो ये आपके पास टू, ये वाली थ्री, इनको करते हैं कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। वैसे तो कंपेयरिंग का मतलब एक दूसरे की वैल्यू पुट करना होता है, लेकिन हम उनको दोनों के इक्वल भी कर सकते हैं। तो पीवी, ये देखो भाई, पीवी ये पीवी जो है इक्वल टू वन बाई थर्ड एम वी स्क्वायर एवरेज, या पी इक्वल टू आर टी। इन दोनों को जब करेंगे तो यहाँ पे आर टी आ जाएगा, वन थर्ड कैपिटल में वी स्क्वायर एवरेज। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इसको थ्री इधर ले आए, थ्री आर टी, और कैपिटल में नीचे आ गया, ये हो गया वी स्क्वायर एवरेज। ठीक है जी। देखो हमने यहाँ क्या किया, इस थ्री को इधर लेके चले गए, और ये यहाँ पे इसका जो आप ये आप न्यूमरेटर में है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ गए, घर में आ गए, तो ये वाली इक्वेशन बनी। अब इसको करते हैं भाई स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसको भाई मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, ये हो गए दोनों का। ठीक सर जी दरबारा बेटा तो है, हाँ।
तो भाई वी स्क्वायर एवरेज जो है, देखो ये क्या था, ये वी आर एम एस की वैल्यू है, अभी लिखा था। हाँ सर जी। हाँ ये वी आर एम एस है। तो सर जी हमने यहाँ भी RMS लिखा था नहीं अब लिखेंगे लाइव में। अच्छा ठीक है सर जी, वो मैं समझ गया। सर जी जैसे स्क्वायर रूट लिया तो वो वैल्यू उसमें बदल गई RMS जो। हाँ, स्क्वायर रूट लेने के बाद ही आपके पास वैल्यू ये डिफाइन हो। समझ आया जी? आई थिंक समझ में आना चाहिए। अब किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी इक्वेशंस में अगर हम कुछ टर्म को कोशेंट कंसीडर कर लें, तो बाकी जो बचता है यस सर जी। वे सब के सब या तो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यस सर जी। ये तो लाइन याद होगी। यस सर जी। हाँ जी, समझ आ रहा है जी बच्चों हिंदी आपको? में पढ़ाओ सर। है? हिंदी में तो बोल ही रहे हैं। सर जी यहाँ बच्चे ऐसे हैं ना जो मेरे से कहते हैं कि हाँ जी हिंदी में कराओ। बच्चे मुझे ले लेंगे। तब तो सर जी ने NSD रखा था। वहां से बड़े बड़े लोग निकले हुए हैं। सर जी फीस कितनी है आगे? पता नहीं चीज कितनी होगी। सर जी फिर मैं बैग पैक कराऊं? सर जी देखो कितनी जल्दी भगाने को तो। आप लोग घर पे जब जाओगे आज, तो मोल, मॉलिक्यूल और वेसल, ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना घर। सर जी वैसा ही। हाँ, बर्तन, अच्छा। ठीक है। असल में क्या होता है कि ये मोल और आपके पास मॉलिक्यूल में कई बार डिफरेंस नहीं समझ में आता। वैसे तो आ जाना चाहिए है। हाँ घर पे, लेकिन फिर भी इसको दिमाग में रखना जरूरी है, नहीं तो परेशानी होती है। हाँ जी, हो गया। सर जी। अब देखो भाई, इस फॉर्मूले में मैं कुछ, देखिए हमारा जो आर्टिकल है वो ये था, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी हमें टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये क्या कहता है, इफ 3R अपॉन कैपिटल एफ, ये भाई कांस्टेंट हो जाए तो आपके पास VRMS, ये अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये वाला। तो अब आप देखो, जितना हमारा टेम्परेचर होता है, जितना हमारा टेम्परेचर होता है, उसके ही उसके जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हम लोग ये इसका प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कोई भी क्वेश्चन जैसे के लिख लें, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर के फॉर्म में वो आपके पास मॉलिक्यूल जो है ट्रेवल करेगा। समझ आई बात? मतलब सर जी डबल और फिर हाँ 4 गुना हाँ, 8 गुना इस तरह पड़ेगा। एक मैथमेटिक्स में एक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज, यस सर जी। क्या कहते हैं उसको, गुणोत्तर। बेटा एक गेट बंद करके आ, ठीक है। तो ये उसके फॉर्म पड़ेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हमारी क्लास। हमारी क्लास। इसके नीचे लिखा भाई, एक लाइन लिखी, दैट इज द स्क्वायर रूट, द स्क्वायर, नहीं, द रूट मीन स्क्वायर, That is the रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, root. रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस is directly proportional is directly proportional to the square root of the Proportional.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। सर जी हाँ, प्रोपोर्शनल के बाद बता दो। ऑफ द गैस, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं, टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। कैसे ऐसे नहीं करते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉर्मली सब जितने भी गैसेस होती हैं उनके अलग अलग सबकी डेंसिटी होती है। तो कई बार क्या होता है कि उसको एग्जैक्ट उसकी स्पीड का पता नहीं चलता। अगर एक ही पर्सन में हम लोग मोर देन वन गैस उसको फिल कर दें, तो उनके जितने पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड का पता नहीं चलेगा। हाँ जी, सर से पूछो, आगे बात करिए। मुझे बताओ क्या। सर जी मुझे देख रही है। शर्मा गई। यार समझ नहीं। रफ कर दें? ठीक। शादी का उसके बराबर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखे क्या? हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखे। देखिए, जैसा जी ये जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, ये वाला, अगर यहाँ पे भाई आपका जो टेम्परेचर है वो जीरो ले लेंगे, एक्चुअल टेम्परेचर जीरो, तो वेस्ट टू जीरो। जैसा जी आपने सुना होगा कि जैसे भी ठंड बढ़ रही है, तो ठंड के साथ में हम सबका थोड़ा सा बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जी सर जी जाता, बढ़ता है ना? जैसा जी तो जिनका एज जो है 45 से ऊपर है, थोड़ा सा राइज कर जाता बस जी है, जिनकी थोड़ी ज्यादा है उनका और राइज कर जाता है। तो आपने देखा हो कि ठंड के समय में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, जैसा जी आते हैं। तो आप ये देखिए, अगर उसका उस मॉलिक्यूल का जो वेसल में उसका टेम्परेचर जीरो हो जाए, तो जैसे ही टेम्परेचर जीरो हुआ, तो सारे सारे पार्टिकल की जो स्पीड है वो कैसी हो जाएगी भाई? जीरो यानी एकदम से रुक जाएंगे अपने। समझ में बात? तो ये वाला जो आपके पास टेम्परेचर है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब हार्ट अटैक आने वाला होता है तो हम पसीना आना शुरू हो जाता है। वो अब आप देखो यहाँ पे ये वाला ये वाला जो है सर जी पसीना क्यों फॉर्मूला आता है काम करता है जब टेम्परेचर हार्ट अटैक आने वाला होता है। तो सर जी टेम्परेचर तो जीरो हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो वही तो होता है, जो टेम्परेचर जीरो हो गया तो ये रुक जाएगा एकदम से। टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो बॉडी का जो अपना एक टेम्परेचर होता है, उससे क्या कितना 37 फारेनहाइट होता है, या वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98 फारेनहाइट के आसपास होता है। तो वो टेम्परेचर जीरो हो गया, और जीरो होते ही सारे के सारे बॉडी के जो फंक्शन है पार्ट सब वो आपके पास वर्क करना बंद कर देंगे। चल जाएंगे सर हाँ, एकदम वो हो जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है हमें। जी सर जी पसीना क्यों वही तो कह रहा, पसीना जो अंदर जब फंक्शन होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा जो हार्ट है वो ज्यादा काम करेगा, और वो उससे उतना अलाउ करता नहीं। तो जब ज्यादा आपके पास काम प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने से एकदम से, जिसे कहते हैं ब्रेक होना। अब आपने देखा होगा किसी पाइप में जब पानी ज्यादा चलता है और उसमें पानी की जो प्रेशर ज्यादा है, तो उसको उतना उसको बियर नहीं कर पाता फट है, जाता हूँ तो फट ही जाएगा। तो फटने का मतलब तो खत्म हो गया। वही मतलब यहाँ पे बस। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट ये। लिख लो सर जी नेक्स्ट लिख, रिलेशन बिटवीन
रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मॉलिक्यूलर वेट, ये वाला, ये भाई आपका नेक्स्ट हेडिंग है कि हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड में और मॉलिक्यूलर वेट में हमें रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो देखो जी, बाकी तो सब सेम ही आपका रहेगा। इसको ऐसा करो, यहां तक आप इसको लिख लो, फिर मैं आगे शुरू करूँ। इतना तो आप रखो कि हर जो भी आपके पास मैथमेटिक्स होगा उन सब में उसको यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये वाला अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, और वो आपके पास प्रेशर का इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और प्रेशर से ही हमें सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, जैसे हम मेहनत से सब कुछ मिलता है, मेहनत से सब कुछ मिलता है, वैसे यहाँ प्रेशर से इस वाले चैप्टर में सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है हाँ, इसके इससे संबंधित जितने भी है, मेहनत से करनी। हाँ सब कुछ मिलेगा मेहनत से। मजदूर है मजदूर। सर जी फिर तो सर जी कुछ पापी लोग होते हैं जो उनके हक का खा जाते हैं। कोई कम कोई ज्यादा। सर जी हर किसी के अंदर एक मैच छुपा है। सर जी अब सब जगह बड़ा ही नहीं लेंगे, कहाँ? कैपिटल है नहीं लेंगे। हाँ, इन वाले केस में। सर जी वो भी उतारू VRMS। हाँ, उसके बाद ये तो है भाई, इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और ये मिला हमें RMS 3RT। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि ये वाला जो फॉर्मूला हमें मिला, ये एक गैस के लिए मिला। अगर हम यहाँ पे मोर देन वन गैस ही ले लें तब फिर किसी कंडीशन क्या बनेगी? ठीक है, कंसीडर हाँ टू गैसेस ऑफ मोलिकुलर वेट M1 and M2 and its RMS speed VRMS1 and VRMS2 respectively। देखो हमने क्या किया इस फॉर्मूले के बाद में, ये जो फॉर्मूला हमारा एक एक गैस के लिए था, हमने दो गैसें मान ली जिनके जो अणुभार हैं मॉलिक्यूलर वेट वो M1 M2 है। ठीक है, ले और उनके अणुभार के M1 M2 के साथ में उनकी जो आपके पास RMS स्पीड है वो आपके पास VRMS1 और VRMS2 है। तो जब दो गैस होंगी तो आपके पास वो जो हमारे पास फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से हम लोग इसकी दो इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। यस सर जी। तो VRMS1 और आपके पास हो जाएगा 3RT/M1। भाई सेकंड जो गैस है आपके पास में, इसका VRMS 2 3RT/M2, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली सेकंड। देखो जी, अब तो हमारा जो असली काम था वो हो गया, जिसमें हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ये वाला 3RT/M VRMS का। अब इस वाले फॉर्मूले को आज आप ध्यान नहीं दे रहे, क्या बात? ठीक है सब बताओ जी। समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ नहीं रहा सर, सच्ची बता। सर जी एक सवाल पूछ रहा ना। हाँ, किससे? सर जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें से यार। अच्छा चलो पूछूं। हम्म,
तो हमारे पास जो आरएमएस स्पीड आई 3RT अपॉन एम, इस फॉर्मूले को हमने दो गैस के लिए डिफाइन किया। देखो भाई, पहली गैस के लिए VRMS1 3RT अपॉन M1 हो गया, और दूसरी वाले के लिए VRMS2 3RT अपॉन M2। तो इक्वेशन कंसिडर कर ली। हमें रिलेशन चाहिए किसी मोलिकुलर वेट में, और आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड में। ठीक है, तो उसके लिए जो है इन दोनों को आप डिवाइड कर डिवाइड 1/2। तो VRMS1 VRMS2 आपके पास 3RT अपॉन M1 होल एंड रूट, और 3RT अपॉन M2 होल एंड रूट। देखो जी, ये तो आपके पास सेम ही है, 3RT, दोनों कैंसिल आउट हो हाँ जाएंगे। सर जी कर दो। हाँ, तो आप इधर बचेगा जी आपके पास M2 अपॉन M1, M2 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। सर जी ऊपर नीचे कैसे आते सर जी बता दो। M1 अपॉन M2 रहेगा सेकंड को। देखो, एक छोटा फॉर्मूला देखिए, ये तुम्हारे लिए। जी सर जी। हमारे पास चार टर्म है जी, ए बी और आपके पास सी डी। ठीक है, ये फोर टर्म है, एकदम बेसिक से ही आपको पता चलेगा। तो ए अपॉन बी होता है, यस सर जी। और सी सी अपॉन अपॉन डी डी होता है। होता है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग इधर ले आते हैं, सर जी ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी। इधर हो गया 1, जी सर जी। क्या 0 होगा? सर 0 1 होगा। क्यों 0 तो होता अगर माइनस करते, इसको तो हम इधर ले आए तो 1 हुआ है। तो होता क्या है कि तो इसकी आपस में, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है, और इन दोनों की आपस में होती है। मल्टीप्लाई। हाँ, ये ऊपर चला जाएगा। अब काट देखो सर जी वैसे कटेंगे। हाँ, और ये BC होता है, ये वाला। यही तो किया हमने भाई, ये दोनों की दोनों जो है, ये आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो, ए डी आ गया और BC की मल्टीप्लाई हो गई। और जब ये ऊपर जाएगा, ये वाला तो है ही नीचे, ये नीचे रहेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो, कहीं लिख लेना है। सर जी बस ऐसे आते हाँ। ऐसा कहीं लिख लेना, तो ये वाला रिजल्ट चाहिए भाई। इक्वेशन जो आपके पास 3 है, ये हमें चाहिए। लिखें जल्दी से। मेरी से लड़ाई बची ना सारे एक तरफ हो गए। भैया आदित्य, ये कैसे पट गया है? ये अच्छा, फर्नीचर अच्छा है। सर जी छुट्टी होने वाली है। अभी कहाँ हो? सर जी 8 मिनट है 8 मिनट। अभी है। सारे एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है, रब कर दे।
हाँ जी, नेक्स्ट आर्टिकल लिखें। जी सर जी। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। ये और रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। जी गुरु जी। देखो, हाँ, थोड़ा सा मॉलिक्यूल जो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट की हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर जो काइनेटिक एनर्जी है। पहले तो हम लोग जो एनर्जी निकाली हमने या उसकी स्पीड निकाली, वो जैसे एक बस ट्रेवल कर रही है, उस बस के अंदर बैठे जितने पैसेंजर है उनकी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली। और वो कह रहा है कि आप जो रिलेशन आपको चाहिए वो पूरा पूरा मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, यानी पूरी बस का हमें चाहिए। तो अब हमें जो रिलेशन चाहिए वो आपके पास मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टोटल जो आपके पास वेट है वेसल का या कंटेनर का, वो कैसे ट्रेवल करता है। तो उसका ट्रेवल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। आपने देखा होगा जब भारी ट्रक सड़क पे चलते हैं जी सर जी। तो टायर जो है गर्म हो जाते हैं। जी सर। कभी देखे? तो दरअसल जब कार गाड़ी चलेगी, चलने से जो ट्रक वो के जो टायर है गर्म होते हैं, उसके बीच में उसकी स्पीड, और आपने देखा होगा जितना तेज चलते हैं उतना ही उसके टायर गर्म होते चले जाते और हैं। बढ़िया। कभी फील किया है? कभी कभी फट भी जाते हैं। तो उसकी स्पीड से और उसके टेम्परेचर में क्या रिलेशन है वो हमें चाहिए। तो यहाँ तो वो तो तो जी था, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वही हम कह रहे हैं जितना डायरेक्टली बढ़ बढ़ेगा जाएगा। तो उसी में हमें एक रिलेशन चाहिए। दरअसल यहाँ मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी है, वेट नहीं है। वेट। भाई आप पूरा जो आपके पास कंटेनर है उसकी स्पीड कितनी आएगी, उसके पास एनर्जी कितनी होगी, वो सब हमें चाहिए। ठीक है, समझ आया कंसेप्ट? यस सर जी। तो ये आपके पास इसमें निकाल, तो इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस। समझ आ रही क्या हो रहा है? थोड़ा सा रह गया सब समझे? छुट्टे ना। देखिए, यहाँ पे मैंने यूज किया मोल, यानी पूरा कंटेनर। तो इसकी जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, नॉर्मली जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी होती है भाई। ये आप है मिस को हाँ, है मेरी। के बराबर हाँ 1/2 m वी स्क्वायर। वी स्क्वायर एवरेज। ये एक्चुअल में जो m है यहाँ पे, ये वाला है जी, m n एन अपॉन एन v। वाला। याद आया जी? हाँ सर ये। ये वाला टोटल है। इसको हम ये तो उधर भेज दिया था, इसकी वैल्यू। अब इसकी जगह भाई हम लोग यूज करते हैं कैपिटल M। क्या भाई मैं इसकी जगह लिख दूं 3RT/m। अगर यहाँ अंडर रूट होता तो यहाँ भी अंडर रूट होता, यस सर जी। वो है नहीं, नहीं सर। इसलिए हमने 3RT लिख दिया। समझ आ रही? इससे भाई M कैंसिल हो गया तो 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास ये है। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे भाई ई फॉर्म में भी लिखते हैं, कैपिटल ई फॉर्म में भी लिखा जाता है उसको, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई इतनी बात? अब ये जो 3RT ये उस 1 मोल का है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की बजाय 1 मॉलिक्यूल की निकल के आए, हैं? 1 मोल की बजाय 1 मॉलिक्यूल की निकल के आए वो भी सेम ही होगी सर जी। ना, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा। समझ आ गया जी? जैसे मान लिया हम गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जैसे एक ट्रेन कैसे ट्रेवल करती है या बस करती है, तो उसे बताएगा कि भाई आप बताइए कि एक उसके जो अंदर गाड़ी, हालांकि वो रहेगी स्पीड उतनी, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आता है, लेकिन मैथमेटिक्स से वो हम उसको कैपिटल एन से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, समझ आ गया बात? यस सर। ये 1 मोल की है, इतने वाली है, अब अगली बार देखो। सर जी हाँ, जो वो मॉलिक्यूल उसके अंदर बनाया है सर जी वो भी तो उसी स्पीड से चल रहा है सर जी। चलेगा उसी स्पीड से। अब आप देखे होंगे जब जैसे ट्रेनें होती हैं, लंबे ट्रेन, और वो लिंक होती हैं एक दूसरे से। जी सर जी। तो जब एक दूसरे लिंक होती हैं तो हम जैसे मन नहीं लगता अकेले का आदमी का, तो क्या करता है, घूम लेते हैं। वो घूमते रहते हैं इधर से उधर, या हो सकता है उनके मन में कुछ और चलता रहता हो, हाँ सर जी। तो घूमते रहते हैं।
इधर से उधर, देखा ना? हाँ सर जी। तो उस समय तुम्हारी स्पीड बदल गई, सर तो जी वो वाली उस स्पीड चाहिए हमें। ठीक, तो यहाँ पे तब हम लोग कहते हैं एवरेज काइनेटिक। एवरेज क्यों है ये बताएंगे भी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितना, तो भाई ये हो जाएगा आपके पास E इक्वल टू 3/2 R अपॉन कैपिटल एन। ये पॉइंट रहेगा। तो जब हम मोल में से हम एक मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो नंबर ऑफ एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एन से डिवाइड कर दिया भाई। और ये जो है आपका एन की आर अपॉन एफ, ये भाई होता है एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जी, वो जी बोल्ट्स, मैं कांस्टेंट। हाँ, इसको स्मॉल के से लिखते हैं जी। और ये वाली वैल्यू जो है कैपिटल एन के बराबर होता है, स्मॉल के इक्वल टू आर अपॉन एन, ठीक है। तो E बराबर इक्वल टू 3/2 डिवाइड इंटू स्मॉल के इंटू टी, ये रिजल्ट आया। तो एवरेज तो यहाँ हम इसे ले रहे हैं क्योंकि उसमें ट्रेन में देखा होगा बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, तो वैसे ही कंटेनर के अंदर जो है बहुत सारे पार्टिकल वो ट्रेवल करते रहेंगे, उसका नेचर ये है, वो घूमते रहेंगे। ये बात समझ में आ रही सबको? सर जी अभी जैसे रूम है आपका, इस रूम में एन पार्टिकल है और सब पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हो, अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह में देखेंगे तो फिर आप जो है इसकी इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो E इक्वल टू 3/2 KT है। हाँ, बोल्ट्जमैन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो भाई ये रिलेशन हो गया हमारा। आपके पास टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ई, ये हमें चाहिए। सर जी अगर सर जी हमारा के तो कांस्टेंट है, और हाँ, फिर सर जी हमारी एनर्जी किस रेट से इससे बढ़ेगी 3.3/2 से। देखिए अगर यहाँ पे जो है, कम है। भैया सुन लो जरा एक मिनट, ये कांस्टेंट हो जाए यस सर। 3/2 के, ये कांस्टेंट हो जाए तो ई जो है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल से, ये लिख लेना, ठीक है। तो अगर 3/2 के कांस्टेंट हो जाएगा तो जो बाकी टर्म बचेगी वो प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगी, ठीक है जी। तो चलो अच्छा हो गया, इतना खत्म हो गया, मैं सोचा था यहाँ तक शायद कभी ना खत्म हो। तो कल फिर कल और है, कल प्रयास करेंगे कल ये थ्योरी सारी खत्म हो जाए इस वाले चैप्टर की। ओके, थैंक यू।